हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। ये बंगाल का 5th गवर्नर जनरल था। तो इसका टाइम पीरियड 1908 टू 1805। तो ये 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर्व करता है। तो इसके इस टाइम पीरियड में बहुत सारे इवेंट हुए थे, जैसे इसने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसी के समय में 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जो लास्ट मैसूर वार था। इसी के समय में 2nd एंग्लो मराठा वार भी हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे हम एमसीक्यू में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लॉर्ड वेलेस्ली पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1798 हु बिकेम द गवर्नर जनरल एंड बिल्ट ए पैलेस गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक महल गवर्नमेंट हाउस बनवाया? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था जो 1798 में गवर्नर जनरल बनता है और अपने लिए एक महल गवर्नमेंट हाउस बनवाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इस्टाब्लिश राजभवन इन कोलकाता। कोलकाता में राजभवन का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में राजभवन का निर्माण किया गया था। तो राजभवन का निर्माण 1799 से 1803 के बीच में कोलकाता में रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और भारत के इंडिपेंडेंस के पहले इसे गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता था। तो ये महल था जिसे निर्माण रिचर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेलेस्ली भी कह सकते हैं, तो इसके द्वारा करवाया गया था कोलकाता में। तो राजभवन को पहले गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। नेक्स्ट है, रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिटवीन। रिचर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक था? तो इसका टेन्योर बताना, कब से कब तक टेन्योर था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, 1798 टू 1805। तो ये 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर्व किया था। तो ये बंगाल का 5th गवर्नर जनरल था। तो ये 5th गवर्नर जनरल था बंगाल का। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी। किस गवर्नर जनरल ने पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत इंडियन रूलर ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ विच प्लेस वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले किस स्थान के शासक ने स्वीकार किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है पहली बार किस स्थान के रूलर ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, हैदराबाद। तो पहली बार हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट, द फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी वाज साइंड बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद इन। पहली सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम ने कब हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1798। 1798 में पहली बार हैदराबाद के निजाम ने सब्सिडी ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था। तो इंट्रोड्यूस वेलेस्ली के द्वारा 1798 में किया गया था और पहली बार 1798 में ही हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रोड्यूस 1798 में किया गया था सब्सिडी अलायंस सिस्टम को और 1798 में ही हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया था। देन मैसूर 1799 में एक्सेप्ट किया था। तंजौर ये भी 1799 में एक्सेप्ट किया था। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में। और उस टाइम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड उस टाइम पेशवा थे और ये 1802 में एक्सेप्ट कर लिए थे। भोंसले 1803 में, सिंधिया 1804 में एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं और पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे अवध के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 1801 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पहली बार हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट, विच पॉलिसी वाज एडोप्टेड बाय वेलेस्ली फॉर द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पावर के विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो यहाँ पे आपको बताना है इसने किस पॉलिसी को एडोप्ट किया था भारत में ब्रिटिश पावर के एक्सपांशन के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सब्सिडी अलायंस।
तो इसने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एडॉप्ट किया था भारत में ब्रिटिश पावर के एक्सपांशन के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सब्सिडी अलायंस इंक्रीज द पावर एंड द रिसोर्सेस ऑफ द सहायक संधि ने किसकी शक्ति और संसाधनों में वृद्धि की? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ब्रिटिश कंपनी। तो सहायक संधि ने ब्रिटिश कंपनी के शक्ति और संसाधनों में वृद्धि की। तो भारत में पहली बार सब्सिडी अलायंस को फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर में डुप्लेक्स के द्वारा किया गया था, इंट्रोड्यूस डुप्लेक्स के द्वारा किया गया था, जो एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, लेकिन बड़े स्केल पे ब्रिटिश कंपनी के अंडर में वेलेजली करता है, जिससे ब्रिटिश कंपनी को पावर और रिसोर्सेज में वृद्धि होता है। तो इससे ब्रिटिश कंपनी को फ़ायदा मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है who lost their administrative and military spirit by accepting the subsidiary alliance system। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करके किसने अपनी प्रशासनिक एवं सैन्य भावनाओं को खो दिया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, द नेटिव रूलर्स। तो जो देसी शासक थे तो ये अपनी प्रशासनिक एवं सैन्य भावनाओं को खो दिए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, द नेटिव रूलर्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सब्सिडरी सिस्टम पर अप्लाई नहीं होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एक फिक्स इनकम को सिक्योर करना ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सपांसन करना। ब्रिटिश कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सपांसन करना। तो फिक्स इनकम ये अप्लाई नहीं होता है। देन इसके अलावा और भी ऑप्शन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, क्योंकि उस टाइम भारत पर नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था और उस टाइम ब्रिटिश ये अपना एक्सपांसन कर रहे थे, तो नहीं चाह रहे थे कि नेपोलियन भारत पे अटैक करे। तो ये ऑब्जेक्टिव था इनका। देन इसके अलावा दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना चाह रहे थे, तो ये दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी आर्मी को बनाए रखना चाह रहे थे ब्रिटिश, तो ये ऑब्जेक्टिव था। देन इसके अलावा भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रहे थे, तो ये इंडियन रूलर्स पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रहे थे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो ये अप्लाई नहीं होता है। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो ये अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट ए विक्टिम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहायक संधि प्रणाली का शिकार नहीं था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सतारा। तो सतारा ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का विक्टिम नहीं था, तो ये 1848 में बनेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत विक्टिम, और पहला ये स्टेट बनता है 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत विक्टिम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का विक्टिम नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे, तो ये लास्ट एंग्लो मैसूर वार था लॉर्ड वेलेजली के समय में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देन और भी जो एंग्लो मैसूर वार हुए थे उस टाइम कौन कौन गवर्नर जनरल थे वो भी हम जान लेते हैं। तो लॉर्ड वेरलेस्ट, तो लॉर्ड वेरलेस्ट ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के दौरान बंगाल का गवर्नर था। तो ये पूछे नहीं जाते हैं, बट ये उस टाइम बंगाल का गवर्नर था, ये सिर्फ गवर्नर था। देन इसके बाद वारेन हेस्टिंग, तो इसके समय में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इससे पहले मैं वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच बैटल अगेंस्ट मैसूर द ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। मैसूर के खिलाफ किस बैटल में अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिला था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ईस्ट इंडिया कंपनी को अंततः जीत मिला था। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ये 1799 में हुआ था। तो अल्टीमेटली इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। नेक्स्ट है टीपूज फाइनल डिफीट केम एट द हैंड्स ऑफ। टीपू की अंतिम हार किसके हाथों हुई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के हाथों इसकी अंतिम हार हुई थी। तो टीपू ये अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए मारा गया था। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं ये बैटल में मरा था, तो ये शहीद हो गया था।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों इसकी अंतिम हार हुई थी और इस बैटल में टीपू मारा गया था, इसका मृत्यु हो गया था। Next, which dynasty was re-established by the British in Mysore after the death of टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर में फिर से किस वंश का स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वडियार। तो अंग्रेजों ने मैसूर में फिर से वडियार डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर वडियार। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट को कवर कर लें। तो 1761 में हैदर अली मैसूर के सिंहासन पर बैठा था। तो 1761 से पहले 2 मंत्री थे वडियार डायनेस्टी के मैसूर में, तो वे सत्ता को संभाल रहे थे क्योंकि जो राजा थे वे कमज़ोर थे, तो उनसे वे 2 मंत्री सत्ता को चला रहे थे, देवराज और नंजराज। लेकिन 1761 में हैदर अली उनसे भी सत्ता को छीन लेता है और खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। फिर 1782 तक हैदर अली के अंडर में रहता है मैसूर। उसके बाद फिर इसके मृत्यु के बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर 1799 तक टीपू सुल्तान के अंडर में मैसूर रहता है, लेकिन इसका भी मृत्यु हो जाता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान। और इसके बाद फिर से मैसूर पर अंग्रेजों के द्वारा कठपुतली गवर्नमेंट वडियार को स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से कठपुतली थे जो ब्रिटिश के अंडर में मैसूर में काम कर रहे थे। नेक्स्ट, विच ट्रीटी मेड द मराठाज ए मेंबर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? किस ट्रीटी ने मराठों को सब्सिडरी अलायंस का मेंबर बनाया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन ने मराठों को सब्सिडरी अलायंस का मेंबर बनाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ट्रीटी ऑफ बेसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन विथ द ब्रिटिश? कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बाजीराव सेकेंड। तो ये बाजीराव सेकेंड थे जो अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन पे साइन किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन? पेशवा बाजीराव सेकेंड सब्सिडरी ट्रीटी पर कब साइन किए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1802। ये 1802 में सब्सिडी ट्रीटी पर साइन किए थे और यही ट्रीटी आगे चलकर 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार का रीजन बनता है। तो 1803 में ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार का रीजन बनता है जो 1805 तक चलता है। कहीं पे आपको 1806 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे 1806 भी मेंशन किया हुआ है। तो ये 1805 तक चलता है और ये वार ट्रीटी ऑफ राजघाट के तहत एंड होगा। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार ट्रीटी ऑफ राजघाट के तहत एंड होगा जो 1805 में साइन किया जाएगा। और पेशवा बाजीराव सेकेंड ये लास्ट पेशवा थे क्योंकि इन्हीं के समय में आगे चलकर थर्ड एंग्लो मराठा वार होता और ये पेंशनर बन जाएंगे अंग्रेजों के। और इसके बाद अंग्रेज फिर जो इनके दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहब, तो वे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं पेशवा के रूप में। तो ये लास्ट पेशवा थे। नेक्स्ट, विच ट्रीटी वाज साइन बिफोर द सेकेंड एंग्लो मराठा वार बाय पेशवा? सेकेंड एंग्लो मराठा वार से पहले पेशवा ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो पेशवा ने सेकेंड एंग्लो मराठा वार से पहले ट्रीटी ऑफ बेसिन पर 1802 में ही साइन किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इंट्रोड्यूस्ड द प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 पेश किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज का फॉर्मेशन किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज का फॉर्मेशन किया गया था। तो इस कॉलेज का फॉर्मेशन 1800 में कलकत्ता में किया गया था। 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज? वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किस लिए किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस रीजन से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का फॉर्मेशन करवाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाह रहा था। तो ये भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाह रहा था। तो ये इसका मेन रीजन था भारत के कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित करने का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो यहाँ पे आपको उसका नाम बताना है जो स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है रिचर्ड वेलेस्ली। तो ये रिचर्ड वेलेस्ली था, तो लॉर्ड वेलेस्ली को ही रिचर्ड वेलेस्ली कहा जाता, तो ये स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड कंपनी अकबर। कंपनी अकबर किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को कंपनी अकबर भी कहा जाता है। तो कुछ हिस्टोरियन इसे कंपनी का अकबर भी कहे हुए हैं क्योंकि इसका कार्य अकबर से मिलता जुलता हुआ, तो इसलिए इसे कुछ हिस्टोरियन कंपनी का अकबर भी कहे हुए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच वार डिड लॉर्ड वेलेस्ली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। किस युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली अपने पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद रिजाइन देकर इंग्लैंड लौट गया था। तो इसके बाद फिर से 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, लेकिन इसका भी मृत्यु हो जाता है कुछ मंथों में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1805 में इसका मृत्यु हो जाता है। फिर इसके बाद एक एक्टिंग गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो आएगा जो 1807 तक सर्व करता है। तो इससे पहले मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस में कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्यूचर कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा होगा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह और भी वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे MCQ में कवर करूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।